Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Science classes. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ध्यान रखिए क्लास 8th है, सब्जेक्ट साइंस, लेसन फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो गाइस लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूजो। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूजो नाम की दो बच्चियां हैं, वो अपने अंकल के हाउस जाती हैं, अंकल के घर पे जाती हैं समर वेकेशन के दौरान। देयर अंकल इज ए फार्मर और उनके अंकल एक किसान है। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉल एंड प्लो ईटीसी इन द फील्ड। एक दिन उन्होंने देखा कुछ औजार जैसे खुरपी, सिकल हांसिया यानी कि दतारी, शॉवल फावड़ा वगैरह, प्लो आपके हल वगैरह इन द फील्ड खेत में देखा। आई वॉन्ट टू नो आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। मैं जानना चाहती हूँ कि इनका प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तुम इस बात को जानते हो कि जितने भी जीवित प्राणी हैं सबको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ऑन फूड। कैन यू रिकॉल, आप याद कर सकते हैं कि किस प्रकार जो हरे पौधे हैं सिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं पौधे। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा सिंथेसिस के बारे में। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। एनिमल्स और इसमें ह्यूमंस ये कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो कहाँ से ये जानवर और इंसान अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले कि हमें भोजन क्यों खाना पड़ता है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। ध्यान रखिए, हमें हमारे शरीर को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीटेशन। ध्यान रखिए, डाइजेशन पाचन क्रिया करने के लिए, रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया करने के लिए और एक्सक्रीटेशन का मतलब होता है मल त्याग की क्रिया के लिए हमें भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। हम अपना भोजन पौधों से और जानवरों से, इन दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, चूंकि हम सबको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो हम कैसे काफ़ी सारे लोगों को हमारे देश में भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इतनी सारी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए उसे लार्ज स्केल पर पैदा करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। ध्यान रखिए, भोजन उपलब्ध कराने के लिए इतनी बड़ी संख्या को रेगुलर प्रोडक्शन यानी नियमित रूप से उत्पादन होता रहे, प्रॉपर मैनेजमेंट होता रहे एंड डिस्ट्रीब्यूशन और उसका वितरण होता रहे इज नेसेसरी, ये बहुत आवश्यक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टिल 10,000 वंस 10,000 वंस 10,000 10,000 टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। 10,000 बिफोर क्राइस्ट, पहले 10,000 साल पहले जो लोग थे, पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है घुमक्कड़। ध्यान रखिए, मैं आपको जो भी कठिन मीनिंग्स आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा, उनको आप थोड़ा ध्यान से देख लें। नोमैडिक का मतलब होता है घुमक्कड़। दे वर वॉन्डरिंग इन द ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते, भोजन की तलाश में, शरण की तलाश में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वे कच्चे फल खाते, सब्जियां खाते एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। और शुरू कर देते शिकार करना जानवरों के लिए, भोजन के लिए। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। और बाद में भी अपनी लैंड को कल्टीवेट करते, मतलब अपनी लैंड को विकसित करते, प्रोड्यूस राइस, और उसमें चावल, वीट, गेहूँ एंड अदर फूड क्रॉप्स और अन्य जो भोजन की फसलें हैं उनको उगाते। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। इस प्रकार एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब पौधे, एक ही प्रकार के पौधे एक स्थान पर बड़ी मात्रा में
लगाए जाते हैं तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए क्रॉप ऑफ व्हीट जो गेहूं की फसल है मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन ए फील्ड्स आर दैट ऑफ व्हीट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्रॉप ऑफ व्हीट जो गेहूं की फसल है, इसका मतलब होता है कि ऑल द प्लांट्स जितने भी पौधे हैं ग्रो जो उगाए जाते हैं इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट गेहूं के होते हैं। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. आप पहले से जानते हैं कि जो फसल होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे सीरियल्स कहते हैं खाद्यान्न, वेजिटेबल्स कहते हैं सब्जियां और फ्रूट्स कहते हैं फल। तो जैसे आप खाद्यान्न की सब्जी फसल है, सब्जियों की फसल है या फिर फलों की फसल है, किस तरह की फसल है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। इसको वर्गीकृत किया जा सकता है उस मौसम में के आधार पर जिनमें उनको उगाया जा सकता है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, भारत एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फार फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता है या रेनफॉल है, वे अलग अलग होती है रीजन टू अनदर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होती है। अकॉर्डिंगली इसके अनुसार देयर इज ए rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, too broad cropping, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो फसलों की विविधता है वो ग्रोन उगाई जाती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। डेस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस विविधता के बावजूद टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, तो दो हमारे फसल के पैटर्न हैं, एक तो खरीफ क्रॉप्स और एक बोलते हैं रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या हैं, रबी क्रॉप्स किसे कहते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या हैं, वो आपको बताया जा रहा है। द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। बेफसल जो आपको रेनी सीजन में उगाई जाती है उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो रेनी सीजन होता है वो जून टू सितंबर होता है। पैडी धान, मैज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड एंड मूंगफली एंड कॉटन कपास आर खरीफ क्रॉप्स। ये सब खरीफ की फसल होती है। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ध्यान रखिए, अक्टूबर से मार्च तक का महीना रबी क्रॉप्स कहलाता है, ये विंटर का सीजन होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट जैसे गेहूँ, ग्रेम चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों एंड लीसिन मतलब अलसी के बीज वगैरह ये होते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा पल्सेज जो दाल एंड वेजिटेबल्स सब्जियां हैं आर ग्रोन, इनको उगाया जाता है ड्यूरिंग द समर, गर्मी में, एट मैनी प्लेसेस, कई स्थानों पर। बेसिक प्रैक्टिसेज हैं ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की वो है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। वाई यानी क्यों धान को उगाया नहीं जा सकता इन विंटर सीजन में। पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, पैडी यानी धान को आवश्यकता पड़ती है काफ़ी सारे पानी की। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन, इसलिए इसको उगाया जाता है ओनली इन द रेनी सीजन। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। ध्यान रखिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का जो कल्टीवेशन किया जाता है, फसलों को जो विकसित किया जाता है, इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ होती है अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसे किसान क्रियान्वित करता है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाई ए गार्डनर, जैसे कि माली के द्वारा लगाया जाता है, गार्डनर के द्वारा, और इवन बाई यू, या फिर आपके द्वारा व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस, जब आप अपने घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं, सजावटी पौधे लगाते हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इनको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। विच आर लिस्टेड बिलो, ये आपके निम्न हैं, जैसे प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, सोइंग, फिर उसमें बीज बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर उसमें जैविक खाद या फिर फर्टिलाइजर्स या रासायनिक खाद डालना, इरिगेशन, सिंचाई करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स से बचाना, खरपतवार से बचाना, जंगली घास से बचाना, हार्वेस्टिंग, फिर कटाई करना, फिर स्टोरेज, फिर भंडारण करना, मतलब अपनी फसल को सुरक्षित रखना। प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल, तो सबसे पहले एक पहला बिंदु लेते हैं हम, प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। मिट्टी तैयार करना, जमीन तैयार करना, ये पहला कदम है। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहले हम उसको वो ढीला कर लेते हैं, मतलब उसको जुताई करना, उसको हल चलाना। दिस अलाउज द रूट्स ऑफ द पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ताकि जो प्लांट्स की जो रूट है वो नीचे गहराई तक जा सकें।
The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. क्योंकि जब वो लूज मिट्टी में जब जड़ें जाती हैं तो वो आसानी से सांस वगैरह ले सकती हैं. Why does the loosening of the soil allow the roots to breathe easily? ऐसा क्यों होता है कि जो जो लूजनिंग सॉइल है, मतलब ढीली ढाली जो मिट्टी रहती है, वो अलाउ करती है सांस लेने में रूट्स को, जड़ों को आसानी से. द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थन बॉम्ब्स एंड माइक्रोवेव प्रेजेंट इन द सॉइल. एक्चुअली क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो ज़मीनी कीड़े होते हैं और जो माइक्रोवेव छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, वो उसमें पनपते हैं, वो उसकी मदद करते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे कीट, ये मतलब क्या होते हैं, किसान के मित्र होते हैं. सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट. और वे क्या करते हैं, जो मिट्टी को बहुत लूजन कर देते हैं. जैसे आप कहीं भैंस कोई गोबर कर देती है तो उसमें कीड़ा लग जाता है, फिर वो मिट्टी से निकल जाती है उस जगह से, आपने देखा होगा, तो उसको बोलते हैं हुमुस. हुमुस करना मतलब किसी चीज़ को मतलब भुरभुरा बना देना. why the soil needs to be turned and loosened. लेकिन why the soil, मिट्टी को क्यों आवश्यकता होती है इसको लूजन करने की. तो you have learnt in the previous classes that the soil contain minerals, water, air and some living organism. तुमने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि मिट्टी के अंदर कुछ, मिट्टी में कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म या कुछ जीवित प्राणी होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं. इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म. अब ये क्या होता है कि जो डेड प्लांट्स होते हैं, पत्तियाँ वगैरह होती हैं, इनको डिकम्पोज किया जाता है बाई सॉइल के ऑर्गेनिज्म के द्वारा. भाई अगर कीटाणु नहीं होंगे तो पत्तियाँ सड़ेंगी नहीं. डिकम्पोज मतलब सड़ना, उन पत्तियों का, उन तीती वगैरह जो गिरती है सूखी पत्तियाँ, उसको डिकम्पोज किया जाता है उन ऑर्गेनिज्म के द्वारा. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. और फिर वो जो ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है, उनसे मर करके वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो मिट्टी में आ जाते हैं. These nutrients are again absorbed by plants. और इन न्यूट्रिएंट्स को हमारा पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है. Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth. चूँकि मिट्टी का कुछ सेंटीमीटर भाग ही जो लेयर का होता है सॉइल का, वो उसको सपोर्ट करता है. टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन बी यूज दीज न्यूट्रिएंट्स को उनको यूज करते हैं. दस इस प्रकार टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉस, फसलों की कल्टीवेशन के लिए. द प्रोसेस ऑफ द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग. जो प्रक्रिया है लूजनिंग करना एंड टर्निंग करना सॉइल मिट्टी को, इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग कहलाता है. दिस इज डन बाय द यूजिंग ए प्लो. ये एक हल के द्वारा होता है. प्लोस आर मेड ऑफ द वुड और एंड आयरन. और जो हल होते हैं वो बनाए जाते हैं लकड़ी से, लोहे से. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, यदि मिट्टी इसकी सूखी होती है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर फ्लोइंग, तो इसको हल चलाने से पहले इसमें पानी देने की आवश्यकता पड़ती है. द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. जो प्लोड फील्ड होते हैं उसमें अक्सर होते हैं बड़े बड़े मिट्टी के ढीम, जिनको बोलते हैं, उनके ये कॉल्ड क्रम्स भी बोलते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स. ये बहुत आवश्यक होता है कि हम उनको ढीमों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दें, यानी पानी दे के, पास चला के, चाटी चला के उनको सही कर दें. लेवलिंग द फील्ड इन द बेनिफिशियल फॉर द सोइंग एज वेल एज इरीगेशन. तो खेत को समतल करना, इरीगेशन, जितना इरीगेशन होता है, सिंचाई करना आवश्यक होता है, उतना ही पेड़ को समतल करना भी बहुत आवश्यक होता है. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ द लेबरर. और जो लेवल किया जाता है वो लेवलर के द्वारा जाता है. जैसे अपन ट्रैक्टर के पीछे चाटी लगा देते हैं, पास लगा देते हैं, तो इस तरीके से वो लेवल में हो जाते हैं. समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. कभी कभी क्या होता है, हल चलाने से पहले हम उसमें खाद वगैरह डाल देते हैं. देखा होगा आपने, गर्मियों के दिनों में घूड़े को पटक देते हैं. दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल, जिससे मिट्टी में वो खाद अच्छी तरह मिल जाए. द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग. और जो मिट्टी होती है उसमें नमी बनी रहती है बोने से पहले. इन चीज़ों से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स हैं, औजार हैं, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर याइल्ड. बीज बोने से पहले हमारे को ये बहुत अच्छा होता है कि जो मिट्टी के ढीम है उनको हम समतल कर दें, ताकि हमें अच्छी उपज, बेटर याइल्ड, टू गेट बेटर याइल्ड. याइल्ड का मतलब अच्छी उपज प्राप्त मिले,
अच्छी उपज मिले। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टूल्स, और इसे कई हम प्रकार के टूल्स से हम कर सकते हैं। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लो, हल होता है, होई एक प्रकार का ये भी यंत्र होता है, एंड कल्टीवेटर, और ये ट्रैक्टर वैक्टर होते हैं। ये द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लो, होई एंड कल्टीवेटर। जो एक तो प्लो हल चलाना होता है, एक होई एक प्रकार का यंत्र होता है, और कल्टीवेटर ये ट्रैक्टर वगैरह होते हैं ना, वो भी इसी में आते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं हम, ये हल चलाने का है द प्लो का। ये तो ये बुल्स हैं, ये फार्मर है, ये जो इसको बीम बोलेंगे, इसको बीम बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लो शाफ्ट बोलेंगे, और ये जो है इसको बोलेंगे हम प्लो शेयर बोलेंगे। तो गाइस आते हैं हम, सबसे पहले हम लेते हैं प्लो। दिस इज द विंग यूज सिंस द एनिशियन टाइम्स ऑफ फॉर टिलिंग द सॉइल एंड एडिंग द फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। ये आज से नहीं, प्राचीन समय से हल चलाया जाता था खेतों में, वीड्स वगैरह को हटाने के लिए, मिट्टी को टर्निंग, मिट्टी को पलटने के लिए। दिस इज मैड वुड एंड इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स एंड अदर एनिमल्स, हॉर्सेज एंड कैमल्स। ये क्या लकड़ी से बनता है, इसको सामान्यतः बैल वगैरह या फिर घोड़े या फिर ऊँट वगैरह खींचते हैं। इट इज़ कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लो शेयर। इसमें एक लोहे का लगा होता है ट्रैंगुलर शेप में, जिसको अपन फल भी बोलते हैं, लोहे का फल होता है, हल का फल। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज लॉन्ग ऑफ वुड, लकड़ी का होता है, विच इज़ कॉल्ड द प्लो शाफ्ट, जिसको प्लो शाफ्ट कहते हैं। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और शाफ्ट का हैंडल होता है जिसको किसान पकड़े हुए होता है। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम, और जो दूसरा होता है वो बैलों की गर्दन पे होता है बीम, विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, जिन्हें बैलों की नेक पे रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो, एक व्यक्ति और दो बैल इसको चला सकते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लो, मतलब स्वदेशी जो लकड़ी का जो हल होता है, इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस बाय द आयरन प्लो नाउडेज। आजकल क्या कि लोहे के हल चल गए हैं, जैसे ट्रैक्टरों में लगे रहते हैं वगैरह वगैरह। होई, इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर, इट इज़ ए सिंपल टूल, ये बहुत ही सिंपल टूल होता है, जिसका यूज होता है रिमूविंग, हटाने में वीड्स को एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और मिट्टी को लूज ढीला करना। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड, और ये रखता है एक लंबी रॉड रखता है लकड़ी की, एंड आयरन। ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड एंड बेंट प्लेट होती है, आयरन इज फिक्स, इसको फिक्स होती है एट वन ऑफ इट्स एंड्स पे, एक सिरे पे जुड़ी हुई होती है। एंड वर्क लाइक ए ब्लेड, और एक ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज पुल्ड बाय द एनिमल्स, इसे भी जानवर द्वारा कहा जाता है। ये होई है, देखिए ये होई है, इस तरीके से लगी होती है। ये हत्था है पकड़ने का, हैंडल, और इस यहाँ पे बैल बांध दिए जाते हैं, और ये एक चाटी की तरह काम करती है। कल्टीवेटर नाउ इज फ्लोइंग इज डन बाई द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल क्या होता है कि जो हल चलाया जाता है वो ट्रैक्टर के द्वारा भी किया जाता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, जो यूज और कल्टीवेटर का जो यूज है वो लेबर को बचाता है, समय को बचाता है। तो ये आजकल ट्रैक्टर यूज होते हैं, कल्टीवेटर ड्राइवन बाई ये ट्रैक्टर, जैसे कल्टीवेटर होता है ये, जिसको खींचा जाता है ट्रैक्टर के द्वारा। सोइंग, बोना, सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए बुआई करना एक महत्वपूर्ण भाग होता है प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। देखिए बोने से पहले जो अच्छी क्वालिटी के जो क्लीन और हेल्दी जो सीड्स होते हैं गुड वेराइटी के आर सेलेक्टेड, उन्हें चुना जाता है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स, उसको प्रेफर करते हैं विच की हाई जो अच्छी उपज देते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, अपन जो किस तरह के सिलेक्शन करते हैं सीड्स का, कैसे चुनाव करते हैं। वन डे आई साई माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। एक दिन देखा मैंने मेरी माँ को कि वो कुछ चने के बीज रख रही है किसी बर्तन में और उन्हें पानी डाल देती है। आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। और मैं कुछ समय बाद देखा जाता है कि वो सतह पे तैरने लगते हैं। आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। मैं बड़ा आश्चर्य के साथ देखती हूँ कि वो पानी के ऊपर क्यों तैरने लगते हैं। एक्टिविटी 1.1, टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। एक बीकर लीजिए और इसे आधा पानी से भर लीजिए। पुट ए हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स
और एक मुट्ठी भर आप गेहूँ डालिए एंड स्टिर वेल, इसको अच्छी तरह हिलाइए। वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इंतजार कीजिए। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या कुछ वहाँ पे ऐसे बीज हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, क्या वे उनसे हल्के हैं जो वे डूब गए हैं? वाई वुड दे बी लाइटर, वे हल्के क्यों हैं? डैमेज सीड्स बिकम होलो, जो क्षतिग्रस्त जो बीज हैं वो खोखले पड़ जाते हैं। आर द लाइटर, इसलिए वे हल्के होते हैं। देयर फोर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए वे पानी पर तैरते हैं। दिस इज़ ए गुड मेथड, ये बहुत ही एक अच्छा मेथड है फॉर सेपरेटिंग गुड, अपन जो दिस इज़ द गुड मेथड है फॉर सेपरेटिंग गुड को, हेल्दी सीड्स, जो हेल्दी सीड्स होते हैं फ्रॉम द डैमेज वन से। बिफोर सोइंग, बोने से पहले वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो टास्क है इज टू नो, उसे जाना जाता है अबाउट द टूल्स के बारे में यूज फॉर सोइंग सीड्स। ट्रेडिशनल टूल, जो ट्रेडिशनल टूल होते हैं, द टूल यूज, जो टूल यूज होते हैं ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स के लिए, इज शेप्ड लाइक ए फ्यूनल, एक फ्यूनल होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फ्यूनल, और जो सीड्स होते हैं वो भरे जाते हैं फ्यूनल में। एंड फ्यूनल जिसको बोलते हैं आप कैप, जिसको ये है ना यहाँ पे बीज, जैसे ये बैल खींचते हैं, ये हल है, और यहाँ पे एक तो हल चलाने होता है, एक बीज ओरने वाले होता है, तो इसको पूरे को फ्यूनल बोलते हैं। ध्यान रखिए। पास डाउन थ्रो द 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, जहाँ पे वो पेन हल होता है वहाँ पे वो फ्यूनल लगा हुआ होता है। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, और ये वहाँ पे उसको बीज को वहाँ डाल देते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, ये आपके परंपरागत तरीका है किस तरीके से गेहूँ वगैरह होता है। ये बैल खींचते हैं, एक हल चलाता है और एक उसमें बीज डालता है। अब आते हैं यहाँ पे अपन सीड ड्रिल। सीड ड्रिल है, इसको वो सीड ड्रिल होता है, जैसे कुछ ट्रैक्टरों के द्वारा भी होता है ये काम। तो नाउ डेज द सीड ड्रिल जैसे आजकल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की सहायता से बोया जाता है। दिस सोज द सीड्स अनफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एट डेप्थ, इसे बोया जाता है बीजों को एक बहुत ही संगठित तरीके से, एक समान दूरी पर, एक समान गहराई पर। It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. ये आश्वस्त हो जाए कि भाई बोने के बाद में उनमें मिट्टी से उन्हें ढक लिया जाए। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स, ताकि पक्षी उन बीजों को खाए नहीं। सोइंग बाय द यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर, जो बुआई है जो ट्रैक्टर के द्वारा होती है उससे हमारा समय बचता है, हमारा श्रम भी बचता है, लेबर भी बचता है। देयर इज़ ए नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन ए स्मॉल बैग, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है, मैं वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स को देखता हूँ और रखे हुए होते हैं बैग्स में। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, में उन्हें ऐसा क्यों रखा जाता है? सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स, जो कुछ पौधों के जो बीज होते हैं सच एज पैडी, जैसे धान है, आर फर्स्ट ग्रोन, इन्हें उगाया जाता है इन द नर्सरी में। व्हेन दे ग्रो इनटू द सीडलिंग, जब ये अंकुरित हो जाते हैं, यानी कि उनके हल्के हल्के छोटे छोटे पौधे, उसको सीडलिंग्स बोलते हैं, छोटे पौधों को, जो पौध जिनको अपन बोलते हैं, पौध सीडलिंग्स। दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली, फिर उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है हाथों से। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लोरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। सब फॉरेस्ट प्लांट्स, कुछ जंगल के पौधे होते हैं, कुछ फूलों वाले पौधे होते हैं, ये भी नर्सरी में उगाए जाते हैं। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, एक निश्चित दूरी हमें रखना होता है ताकि ओवर क्राउडिंग नहीं हो, ताकि अगर पास पास होंगे तो कहेंगे वही सघन हो जाते हैं ज़्यादा। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, ताकि उनको पर्याप्त रोशनी मिले, न्यूट्रिएंट्स उनको विटामिन्स मिले, लवण मिले, वाटर मिले फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। एट ए टाइम्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, कभी इस बार फ्यू प्लांट्स को हटा भी दिया जाता है प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग होने की वजह से। जैसे सांगना हो गया, भाई ये तो बहुत ज़्यादा सघन हो गया, तो कभी कभी क्या करता है किसान, उनमें से कुछ को हटा भी देता है। एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग यानी डालना, मेन्योर यानी देशी खाद, और फर्टिलाइजर्स रासायनिक खाद को बोलते हैं। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called the manure and fertilizers.
कुछ पदार्थ जो डाला जाता है उसको हम या तो मैन्योर बोलते हैं या फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ऐसा ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म, मैंने देखा है अच्छी फसल को इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स फॉर वीक, कमज़ोर होते हैं। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स, कुछ पौधे अन्य से अच्छे हो जाते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, सॉइल जो सप्लाइज करती है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स को, दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये पौधे की वृद्धि के लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आवश्यक होते हैं। इन द सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, क्या होता है कुछ इलाकों में किसान क्या होता है एक फसल के बाद दूसरी फसल बोता है। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो, और खेत को मतलब एक फसल के बाद दूसरी फसल फिर दूसरी फसल, मतलब खेत को आप कभी खाली नहीं छोड़ते। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड फेलो। तो इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स, तो फिर सोचो क्या होगा, पूरे न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो जाएंगे, आपके खेत बंजर हो जाएगा। तो कंटिन्यूस कल्टीवेशन और क्रॉस मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, तो जो लगातार हम जो खेती करते हैं उससे क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। देयरफॉर द फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर, इसलिए किसानों को उसमें खाद डालना पड़ता है टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश, ताकि इसमें मिट्टी में दोबारा वो न्यूट्रिएंट्स आए द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स के साथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मैन्योरिंग, इसको हम मैन्योरिंग बोलते हैं। खाद वगैरह डालना। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन ए वीक प्लांट्स, अगर उसमें इम्प्रॉपर है या अपर्याप्त मैन्योरिंग है खाद है तो उसका वीक प्लांट्स होगा। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, खाद एक ऑर्गेनिक जैविक पदार्थ होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्कम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, जो पौधों से बनता है या फिर जानवरों के गोबर वगैरह से बनता है। फार्मर डंप्स द प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट डिकम्पोज, तो किसान क्या करते हैं इसको घूड़े में डाल देते हैं जिससे वो डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, और फिर उसको गर्मियों में वो डालते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाई द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिकम्पोज मैटर इज यूज़ किया जाता है जो ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में। यू हैव ऑलरेडी, आपने देखा होगा लर्न अबाउट द बर्मी कंपोसाइटिंग, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा इसके बारे में। एक्टिविटी 1 to 4, टेक द मूंग एंड ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम, आप ऐसा कीजिए मूंग लीजिए या फिर चना लीजिए, इनके बीज लीजिए, उनको जर्मिनेट कीजिए यानी उनको उगाइए, अंकुरित कीजिए। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स लीजिए, आप 3 साइज़ के समान साइज़ के आप इन अंकुरित पौधों को लो। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल, मार्क देम, उसमें ABCD आप लिख दीजिए 3 ग्लास में। 2 ग्लास ए में ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ द सॉइल मिक्स विद द लिटिल काउ डंग मैन्योर, अब 1 गिलास में तो आप क्या कीजिए गाय का गोबर डालिए, खाद गाय का खाद। इन ग्लास भी पुट द सेम अमाउंट ऑफ द सॉइल मिक्स विद लिटिल यूरिया, और बी में आप थोड़ा सा यूरिया डाल दीजिए। टेक द सेम अमाउंट ऑफ द सॉइल इन द ग्लास सी विदाउट एडिंग द एनीथिंग, नाउ प्योर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल दीजिए इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम, और उनमें पौधे लगा दीजिए। कीप देम इन ए सेफ प्लेस, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए एंड वाटर देम डेली, और उन्हें पानी दीजिए। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को आप देखेंगे जैसे जो बच्चे डाल रहे हैं इस तरीके से। प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसमें ए में तो हमने गाय का गोबर डाला, बी में हमने कुछ यूरिया डाला, और सी में हमने क्या डाला, कुछ नहीं डाला, ठीक है। सी में टेक द सेम अमाउंट ऑफ द सॉइल ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं डाला हमने। तो द ग्रोइंग ऑफ द सीडलिंग इन द विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, आप देखिए इसमें तो ए में अच्छा विकसित हुआ है, बी में और उससे अच्छा हुआ, और सी में बिल्कुल कम हुआ है। यानी अच्छा तो ध्यान रखिए, ए अच्छा है, जो जैविक खाद होती है वो नंबर 1 होती है, रासायनिक खाद नंबर 2 होती है, और ये जब आप कुछ नहीं डालोगे तो विकास नहीं होगा, कम होगा। तो डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या पौधे इन सभी ग्लासेस में एक ही रफ्तार से बढ़ते हैं। विच ग्लास शोड, कौन सा ग्लास आपको दिखाता है, विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, आपको कौन से ग्लास दिखाता है अच्छी वृद्धि। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और कौन से ग्लास में ज़्यादा ग्रोथ अच्छी होती है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकल्स होते हैं विच आर रिच होते हैं, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मिलता है। हाउ आर दे डिफर फ्रॉम द मैन्योर, वे खाद से कैसे डिफर होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स हम फैक्ट्रीज में पैदा होता है।
ध्यान रखिए क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। तो ध्यान रखिए हमारा जो मैन्योर होता है वो तो हम जो जैविक खाद होती है उसको तो अपन किसान अपने घर में बना सकता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। लेकिन फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में पैदा होता है। सब एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स आर यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटास है, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सी चीज़ें हैं। तो द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप सच एज द wheat एंड पैडी एंड मेस। जो फर्टिलाइजर्स का यूज है वो किसानों की मदद करता है अच्छी बेटर yield यानी अच्छी उपज पाने में फसल की, जैसे गेहूँ है, धान है, मैच मक्का है इनकी। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अत्यधिक हम यूज कर देते हैं, एक्सेसिव यूज कर देते हैं रासायनिक खादों का, तो हमारी मिट्टी कम फर्टाइल हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाती है, वो हानिकारक हो जाती है, बंजर हो जाती है भूमि। तो ज़्यादा अगर रासायनिक खाद का यूज कर दोगे तो आप फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। कभी कभी फर्टिलाइजर्स वाटर पोल्यूशन का भी, जल प्रदूषण का भी कारण होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इसलिए मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्योर। हमें जैविक खाद भी डालना पड़ता है उसमें। लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, या फिर खेत को हमें अनकल्टिवेटेड छोड़ना पड़ता है, फैलो यानी सावट छोड़ना पड़ता है इन बिटवीन टू क्रॉप्स में। द यूज ऑफ द मैन्योर, जो मैन्योर का जो यूज है इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर को बढ़ा देता है, एज वेल इट्स वाटर को रिटेनिंग कैपेसिटी को, उसमें पानी रहने की क्षमता को बढ़ा देता है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और ये उसको मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स से भर देता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू द क्रॉप रोटेशन होता है। तो हमें फसल को क्या बदलते हुए बोना चाहिए। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, हमें डिफरेंट फसल उगानी चाहिए। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू द ग्रो लेग्यूमस एज ए फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। पहले क्या होता था, किसान नॉर्दर्न इंडिया में लेग्यूमस का यूज़ करते थे, जिसको अपन सन की खेती कहते हैं, और फिर उसके बाद वो गेहूँ उगाते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन, जिससे ज़मीन में नाइट्रोजन बढ़ जाता था। फार्मर्स आर बीइंग द एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, किसानों को एनकरेज किया जाता है, भैया एक बार आप उसमें लुग्यूमिनस यानी सन की खेती कर दो, फिर उसको में आप फिर गेहूँ करो। तो ज़मीन के अंदर क्या होता है कि इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द राइजोम बैक्टीरिया, आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। दीज आर द प्रेजेंट इन द न्यूडल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट, ये लेगुमिनस प्लांट्स की जड़ों में होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं। दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन को। डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में अंतर क्या है, इससे क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर और मैन्योर में। तो फर्टिलाइजर इज मैन मेड ऑर्गेनिक सॉल्ट। तो फर्टिलाइजर क्या होता है, आदमी के द्वारा बना हुआ साल्ट होता है। और मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस होती है जो ऑब्टेंड होता है बाय डिकम्पोजिंग ऑफ कैटल डंग, गाय के गोबर, जानवरों के गोबर से, या प्लांट रेसिड्यूज, या पौधों के सड़ने से, या पत्तियों के सड़ने से बनता है। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, जबकि खाद को, देशी खाद को हम खेतों में बना सकते हैं, किसान के घर में बना सकते हैं। फर्टिलाइजर डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर्स किसी प्रकार का ह्यूमस नहीं देता मिट्टी को। मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि जो मैन्योर होता है, देशी खाद होता है, उसमें काफ़ी मिट्टी को काफ़ी ह्यूमस देता है। ह्यूमस यानी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स देता है, काफ़ी दिनों तक नमी बनी रहती है, उसमें भुरभुरापन बना रहता है, मिट्टी ढीली होती है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा, जैसे नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। मैन्योर्स इज रेलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो मैन्योर होते हैं वो रिलेटिवली लेस रिच होते हैं, तुलनात्मक रूप से उनमें कम होता है, और इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स उनमें कम होता है। तो गिव्स द, लेकिन ध्यान रखिए मैन्योर मच बेटर होता है फर्टिलाइजर से, देशी खाद बहुत बढ़िया होता है। टेबल 1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर मैन्योर में आपको अंतर बताता है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, अब यहाँ देखिए आप देशी खाद के क्या क्या लाभ हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर, ध्यान रखिए देशी खाद को बेटर समझा जाता है फर्टिलाइजर से। दिस इज बिकॉज इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस
ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये मतलब फुसफुसी सी बना देता है, मतलब फुरफुरी सी बना देता है, भुरभुरी सी बना देता है मिट्टी को, जिससे उसमें गैसें बनी रहती हैं। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और इसमें ये इंक्रीज करता है नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ा देता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये मिट्टी के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। इरीगेशन जो है, सिंचाई है, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको सबको जीने के लिए अपन को पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो जरूरी होता है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, और वाटर सोखा जाता है प्लांट्स की रूट्स के द्वारा। अलॉन्ग विद वाटर, और पानी के साथ साथ ही मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब, इनके द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। प्लांट्स कंटेंट द नियरली 90% वाटर, जो वो पौधे में 90% पानी होता है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज द जर्मिनेशन ऑफ द सीड डजंट टेक प्लेस अंडर द ड्राई कंडीशन, क्योंकि जो जर्मिनेशन और जो अंकुरण होता है वो ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता, उसके लिए पानी जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और पौधे की हर भाग में पहुंच जाते हैं। वाटर आल्सो वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप, पानी बचाता है फसल को फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, कोहरे से या फिर गर्म हवाओं के प्रभाव से। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, मिट्टी को फॉर हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ के लिए फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, हमें खेतों में रेगुलरली पानी देना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट द रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन, इसको हम सिंचाई कहते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, हर फसल टू फसल ये बदलता रहता है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, मतलब द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन का, सिंचाई का वेराइज विविध होता है, अलग अलग होता है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, हर फसल में अलग होता है, मिट्टी में अलग होता है, सीजन में अलग होता है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग, गर्मी में जो पानी की जो आवृत्ति होती है वो ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए। वाई इट सो, ऐसा क्यों? कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट एवेपोरेशन ऑफ वाटर, क्या ये फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, क्या ये वाष्पीकरण की वजह से होता है कि गर्मी में ज़्यादा वाष्पीकरण होता है? आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, मैं इस साल बहुत ज़्यादा सतर्क हूँ मेरे पौधों में पानी देने के लिए। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड एंड डाइड, पिछले गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए थे, मर गए थे। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन के स्रोत। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, कुएँ होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, लेक्स झीलें होती हैं, रिवर्स नदियाँ होती हैं, डैम्स होते हैं, कैनल्स नहरें होती हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, अब ये जो परंपरागत तरीके पहले क्या थे, तो इस तरीके से लोग कुएं में खींचते थे। जैसे द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, जो कुएं में अवेलेबल होता था पानी, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड बाय द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उठाया जाता था फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, और फिर उसे खेतों में दिया जाता था। कैटल एंड ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मेथड्स में यूज होता है। सो दीज मेथड्स आर द चीपर बट लेस इफिशियंट, ये बहुत सस्ते होते हैं लेकिन ये कब सुविधाजनक होते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल बेस आर द मॉट होता है, पुली सिस्टम होता है, जैसे मॉट, इसको मॉट बोलते हैं, चैन पंप, इसको चैन पंप बोलते हैं, एंड इसको ढेलकी बोलते हैं, ढेलकी, और इसको चैन पंप ये हो गया, ढेलकी, और ये राहत होता है, तो ढेलकी, राहत, लेवर सिस्टम जिसको बैल घुमा घुमा करके डालता है। तो पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर को, इसका यूजली होता है डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। आजकल क्या पंप का यूज़ होता है, मोटर होगा, बोरिंग वगैरह होगा। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन की ये तरीके हैं, देखिए मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन है हेल्प्स अस टू यूज़ वाटर, वे मदद करते हैं पानी की इकोनॉमिकली। द मेन जो प्रमुख जो मेन मेथड होता है यूज्ड आर एज फॉलो, वो निम्न प्रकार है। जैसे स्प्रिंकल सिस्टम है, जैसे बूंदों को छिड़कना करना पानी। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जो स्प्रिंकल सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है सूखे क्षेत्रों में जहाँ पे पानी पर्याप्त नहीं होता। द परपेंडिकुलर पाइप्स एंड हैविंग ए रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर द जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एंड एट ए रेगुलर इंटरवल। उनमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं और फिर वो छिड़काव करते रहते हैं। When water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of a pump, it has
escape from the rotating nozzles, ये nozzles को घुमाता रहता है. It gets sprinkle, जैसे छींटे पड़ते रहते हैं on the crop as if it raining, जैसे कि कोई बारिश हो रही हो. Sprinkle is very useful for lawns. Lawns के लिए sprinkle छिड़काव, पानी की बूंदों का छिड़काव बहुत ज़रूरी होता है. Coffee plantation, several other crops में ये बहुत ही उपयोगी होता है guys. अब आता है ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप टू ड्रॉप, मतलब एक एक बूंद करके पानी डायरेक्टली नियर द रूट्स, उसकी जड़ों में जाता रहता है. इसको इजराइल में, ड्रिप सिस्टम को इजराइल में बहुत ज़्यादा यूज होता है गाइस. मतलब पौधे की जड़ की में ही जाएगा एक एक बूंद करके. सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए हम इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं. इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, जैसे फ्रूट प्लांट्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, इनमें इसका यूज होता है. वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, और पानी का बर्बाद नहीं होता. इट इज़ अ बून इन द रीजन्स वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज पुअर. ये एक वरदान है वहाँ पे जब पानी बहुत कम है, जैसे रेगिस्तान वाले इलाकों में. और इजराइल में ड्रिप सिस्टम बहुत यूज होता है गाइस. तो प्रोटेक्शन तो फ्रॉम द वीड्स. वीड्स होता है खरपतवार, यानी अननेसेसरी प्लांट. तो इनकी रक्षा हम कैसे करें, इस पर भी क्वेश्चन है कि हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर क्रॉप फ्रॉम वीड्स से, कैसे हो. तो बूजो एंड फाइली वेंट टू ए नियर बाई द वीट फील्ड पे जाती है एंड सा दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड में भी हैं ग्रोइंग. कुछ अन्य पौधे भी उगाते हैं ग्रोइंग अलॉन्ग विद द वीट प्लांट्स, गेहूँ के पौधों के साथ. हैव दीज अदर प्लांट्स हैव प्लांटेड पर्पसली, क्या ये अन्य पौधों को जानबूझकर उगाया गया है? इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप के साथ उगते हैं. दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड बीड्स. ये जो अनचाहे जो पौधे होते हैं इनको ही हम बीड्स कहते हैं गाइस. द रिमूवल ऑफ बीड्स इज कॉल्ड द बीडिंग. इनको हटाना ही बीडिंग कहलाता है. बीडिंग इज नेसेसरी सिंस बीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर. क्योंकि बीडिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो बीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, जो अनचाहे पौधे होते हैं, जैसे रूखड़ी वगैरह जैसा होते हैं ना, वो कम्पीट करते हैं विद क्रॉप, फसल के साथ मतलब प्रतियोगिता करते हैं पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए. क्या क्या चाहिए पौधे को? पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, स्पेस चाहिए, लाइट चाहिए. तो वो इन सब में अपना हिस्सा बटाते हैं. अगर खरपतवार को आप हटा देंगे तो ये पूरा जो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, स्पेस है, ये लाइट है, सब उसी पौधे को, पर्टिकुलर पौधे को मिलेगा, तो आपका पौधा विकसित होगा. दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. इस प्रकार वो फसल की ग्रोथ को अफेक्ट कर देते हैं. तो सम वीड्स इंटरफियर इवन द इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी द पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड द विंग्स. तो कभी कभी क्या होता है, ये जो बीड्स होते हैं, ये हार्वेस्टिंग जब हम करते हैं, जब हम फसल काटते हैं, उसमें हमको दिक्कत खड़ी करते हैं. कभी कभी ये जहरीले भी होते हैं जानवरों के लिए, जैसे अनाज में आ जाते हैं और चारे में आ जाते हैं. एंड ह्यूमन्स विंग्स, और मानव प्राणियों के लिए भी ये बहुत हानिकारक होता है. फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव द वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. जो किसान होते हैं वो काफ़ी तरीके अपनाते हैं वीड्स को, एंड कंट्रोल करते हैं देयर ग्रोथ को. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स. तो हमें क्या करना पड़ता है कि खेत की हल चलाने से पहले वो जो क्रॉप्स है उसको हमें उखाड़ देना चाहिए, या फिर उन बीड्स को ख़त्म कर देना चाहिए. विच में देन ड्राई अप या गेट मिक्सड विद द सॉइल, जिसको मिट्टी से मिला दें. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ बीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. मतलब फूल आने से पहले हमें बीड्स को ख़त्म कर देना चाहिए. द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड द फिजिकल रिमूवल ऑफ बीड्स बाय द अपरूटिंग द कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. समय समय जिसे कहते हैं निदानी करते रहना चाहिए. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द खुरपी, जैसे खुरपी की मदद से किया जाता है. ए सीड ड्रिल इज आल्सो यूज टू अपरूट द बीड्स. एक सीड ड्रिल भी ऐसे बीड्स को उखाड़ने में हमारी मदद करता है. बीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द सर्टेन केमिकल्स के द्वारा भी हम इसको यूज कर सकते हैं. कॉल्ड वीडिसाइड, जिसको कीटनाशक दवाएं भी बोलते हैं. वीडिसाइड, जिसे वीडिसाइड यानी जिससे वे खरपतवार पैदा नहीं हो, बीड्स नहीं हो. लाइक जैसे 2,4-D जैसे नाम है इनके. दीज आर द स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द बीड्स. इसमें छिड़काव किया जाता है ताकि वो बीड्स, खरपतवार, नाजायज जो पौधे हैं वो पैदा नहीं हो. दे डोंट डैमेज द क्रॉप, हमारी फसल को डैमेज नहीं करता. वीडिसाइड था डिल्यूटेड विथ वाटर, पानी के साथ इसको घुलाया जाता है टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद ए स्प्रेयर. और फिर इसको एक स्प्रेयर से इसको छिड़काव कर दिया जाता है, जैसे ये भैया कर रहे हैं, जैसे फसल में देखिए स्प्रिंगिंग ऑफ द बीड्स. तो डू वीडिसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग ऑन द टू द बीड्स स्प्रेयर. क्या वीडिसाइड कोई इफेक्ट रखता है उस व्यक्ति पे, जो व्यक्ति वीडिसाइड कर रहा है, किसान उनको छिड़काव कर रहा है, तो उस पर भी कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है?
As already mentioned, the weedicide are sprayed during the vegetative growth of weeds before फ्लोरिंग एंड सीड फॉर्मेंटेशन। ध्यान रखिए, फूल आने से पहले या फिर उनमें बीज बनने से पहले ये किया जाता है। तो स्प्रेइंग और वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, ये किसान की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, ध्यान रखिए। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, इन केमिकल्स का बहुत सावधानी से यूज होना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ द क्लॉथ, कपड़े से ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स का जब छिड़काव करें तो अपने मुंह को ढक लेना चाहिए, नोज को ढक लेना चाहिए, अपनी आंखों पे चश्मा पहन लेना चाहिए। हार्वेस्टिंग, अब ध्यान रखिए, अब आता है फसल की कटाई। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज ए मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग है। इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, जमीन से खड़ा आता है। इट यूजुअली टेक्स 3-4 मंथ्स होता है फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। खाद्यान्न वाली सीरियल क्रॉप कहते हैं, खाद जैसे भोजन वाली फसलें पकने में 3 से 4 महीने लगते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाई द सिकल, एक हांसी के द्वारा किया जाता है, बाई ए मशीन कॉल्ड द हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टर क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड, इनको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। फिर जैसे फ्रॉम द चैफ्स, जो भूसा होता है, जो मशीन वगैरह होती है जिसमें तूड़ा अलग हो जाता है, अनाज अलग हो जाता है, जिसे हम थ्रेशर भी कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, इसको प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है, जिसको अपन थ्रेशर होती है ट्रैक्टर की थ्रेसिंग से, या फिर अलग अलग कर देते हैं, जिसमें तूड़ा अलग आपका अनाज अलग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द मशीन कॉल्ड द कॉम्बाइन, जिसको कॉम्बाइन, इस बॉडी आपने देखा होगा कभी रोड पे चलते हुए ऐसे ऐसे कॉम्बाइन को जाते हैं, इसको कॉम्बाइन बोलता है। विच इज इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज द थ्रेशर, ये दोनों काम करता है। हार्वेस्टर कटाई का भी काम करता है और थ्रेशर का भी काम करता है, जिसको कॉम्बाइन बोलते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द समटाइम्स द स्टफ्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय द फार्मर्स। क्या होता है, कभी कभी हार्वेस्टिंग करने के बाद कुछ छोटे मोटे जो स्टफ्स होते हैं, मतलब डंटल होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिन्हें फिर किसान जला देते हैं। पहेली इज वरीड, पहेली बड़ी चिंतित होती है, शी नोज दैट इट कॉजेज द पोल्यूशन, जिसकी वजह से हमारे पोल्यूशन होता है, धुआं उड़ता है। इट मे आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स द लाइन द फील्ड्स। अब कभी कभी क्या होता है, इसकी वजह से जो पास वाले खेत होते हैं उनमें आग भी लग जाती है। तो फार्मर्स विद द स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन चेस बाई विनोइंग, कभी कभी कुछ लोग हवा से भी उनको अलग अलग करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दिस इन द क्लासिक्स, इसको आपने पहले ही क्लासिक्स में पढ़ा होगा। हार्वेस्ट फेस्टिवल आफ्टर 3 or 4 months ऑफ द हार्ड वर्क, देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। क्या होता है कि 3-4 महीने मेहनत जब किसान करता है तब उसकी फसल पकती है, तो उसके लिए एक त्यौहार सा होता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स स्टैंडिंग क्रॉप द लैडन विद द ग्रैन फिल्स द हार्ट्स ऑफ द फार्म्स विद जॉय एंड सेंस ऑफ द वेलबिंग। क्या होता है कि जब वो अपने सुनहरे खेतों को देखता है फसल से लदे हुए, तो किसान का जो हृदय है वो बड़ी खुशी से भर जाता है। द इफोर्ट्स ऑफ द फास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय लिटिल। अब वो जो उसने मेहनत की है उसको एन्जॉय करने का टाइम आ गया है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज थस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के सभी भागों में ये हैप्पीनेस लेके आता है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट एंथुसिज्म, आदमी और औरत इसको बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन और पोंगल, जैसे इसको पोंगल त्यौहार भी है हमारे, जैसे पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, नेवेन्या है एंड व्यू है। ये नेम, दीज आर द नेम ऑफ द फेस्टिवल्स। तो स्टोरेज, अब आता है लास्ट आपका भंडारण। स्टोरेज ऑफ द प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इन द हार्वेस्ट ग्रेन्स आर टू केप्ट, इनको रखा जाता है फॉर लॉन्गर टाइम। दे शुड बी सेफ, वे सुरक्षित होते हैं फ्रॉम मॉइस्चर से, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े से, रेट चूहों से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, इनमें ज़्यादा नमी होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड रखा जाता है ग्रेन्स को, आर स्टोर्ड विद ड्राइंग विदाउट ड्राइंग, बिना अगर सुखाए तुमने रख देते हो इसको, तो दे में बी गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई द ऑर्गेनिज्म, तो उनमें जीवाणु अटैक कर देते हैं, यानी कि घुन लग जाता है। मेकिंग देम अनफिट फॉर द यूज और फॉर जर्मिनेशन, या तो वो यूज करने के लिए अनफिट हो जाते हैं, या फिर जो अपन जर्मिनेशन करते हैं, बुआई का काम करते हैं, उन बीजों के काम भी नहीं रहते। हैंस बिफोर द स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। इसलिए हमें स्टोर करने से पहले उन्हें अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए सूरज की रोशनी में, और उनकी जो नमी होती है उसको दूर कर लेना चाहिए। इसलिए डायरेक्ट भरना नहीं चाहिए अनाज को, ध्यान रखिए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक्स बाय द इंसेक्ट्स पेस्ट्स। ये मतलब क्या करता है, रोक देता है, अटैक को रोक देता है। जो कीट है जो अटैक करते हैं उसको, बैक्टीरिया को रोकता है, फंगी को रोक देता है। आई saw my mother putting the some dry neem leaves in an iron drum containing the wheat. I wonder why.
मैंने मेरी माँ को देखा है नीम की पत्तियों को रखते हुए हमारे आयरन के ड्रम में, लोहे के ड्रम में जिसमें गेहूँ भरा रहता है, तो मेरी माँ नीम की पत्तियाँ रख देती हैं। आपने देखा होगा गाँव अपने अपने घरों में। अब इसका आता है सिलोस फॉर स्टोरेज, बड़े बड़े ये टैंक्स होते हैं जिनमें अनाज भरा जाता है। गाइस ध्यान रखिए, फूड फॉर द ग्रेन्स एक्टिविटी, ये स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स हैं, ग्रेनरी बैग्स हैं, ये बोरे वो होते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन द जूट बैग्स में रखता है, या मेटेलिक बिन्स या फिर लोहे के बिन्स बड़े बड़े कंटेनर में रखता है। हाई और लार्ज स्केल ऑफ स्टोर ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज में किया जाता है एंड ग्रेनरीज में किया जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेट्स एंड लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट, चूहे वगैरह से बचाने के लिए। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, घरों पे क्या सूखी पत्तियों को रखा जाता है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज, फॉर स्टोरिंग ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन्स है इन ए बिग गोडाउन से स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड होती हैं, उनकी आवश्यकता होती है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको बचाने के लिए बहुत आवश्यकता होती है। अब आइए आपके एक्टिविटी फूड एंड फूड फ्रॉम एनिमल से। एक्टिविटी मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। मिल्क है, मिल्क कहाँ से मिलता है? काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, शी गॉट बकरी से मिलता है, शी कैमल ऊँटनी से मिलता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट, आप देखेंगे लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो ध्यान रखिए कि हमें प्लांट्स ही नहीं देते, जानवर ही हमें कई प्रकार का भोजन देते हैं, दूध देते हैं, दही देते हैं, घी देते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, जो काफ़ी सारे जो लोग रहते हैं समुद्री किनारों पर, कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, उनके फिश ही उनका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ध्यान रखिए समुद्र में तो फिश ही मिलता है। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड के बारे में देखा होगा दैट वी कैन ऑप्टेन फ्रॉम द प्लांट, जो हम प्लांट से लेते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व द नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ फीड्स होता है, सोइंग होता है। सिमिलरली एनिमल्स जो रियर्ड पालते हैं एट होम पर इन फार्म से हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, उन्हें प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर दी शरण दी जाती है एंड केयर उनकी परवाह की जाती है। व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड इट इज़ कॉल्ड एनिमली हस्बेंड्री, इसको हम पशुपालन कहते हैं। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, और फिश हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वी गेट कोल्ड लिवर और ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच होता है इन विटामिन डी में, बहुत ज़्यादा संपन्न होता है। गाइस ये आपकी वोकैबुलरी है, व्हाट यू हैव लर्नड। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइजर्स, ग्रेनरी, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ, मैन्योर, फ्लो, रबी, सीड्स, सिलो, सोइंग, स्टोरेज, थ्रेशिंग, बीड्स, वीडिंग, विनोइंग, ये आप सबके आपके पूरी लेसन में आ चुके हैं, इनको यहाँ पे समझाया गया है। ओके गाइस, अब आप ध्यान, कुछ एक्सरसाइज हैं ध्यान रखिए जिसमें क्वेश्चन आप ऐसा करना, 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे आप पहला क्वेश्चन 5th को कर लेना, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। मतलब रासायनिक खाद आपके देशी खाद से कैसे भिन्न होता है, तो ये क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना। व्हाट इज इरीगेशन, डेस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर, जिसमें पानी बचा के रखा जाता है। सिंचाई के 2 तरीके बताइए, जैसे आपको बताया था, एक तो ड्रिप वाला बताया था, एक स्प्रिंकल वाला बताया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6। और फिर उसके बाद में आप ऐसा करना, ये 8th वाला करना, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ ए क्रॉप्स इन ए फील्ड। कि अगर एक ही फसल को अपन बार बार लगाते रहेंगे तो फिर क्या हुआ, तो वो ये होगा कि फसल जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, उसकी जो क्षमता है उपजाऊपन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना, व्हाट आर वीड्स और हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं और इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनको आपको डू योरसेल्फ आपको करना है गाइस, क्योंकि वीडियोस काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए क्वेश्चन आपको खुद को करना है। थैंक यू, धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके बाय, थैंक यू। 8th क्लास के बच्चे ध्यान रखिए, बोर्ड की एग्जाम है, मैंने पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट करा दिया है। इन क्वेश्चनों को अब आप खुद डू योरसेल्फ अपनी बुक में से उन आंसरों को निकाल दीजिए, वेरी इजी है, वेरी सिंपल है। ओके, और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए अगेन कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। थैंक यू, धन्यवाद, ओके बाय, थैंक यू।